यादव फैमिली तो यादव ही बनेंगे, उनका बेटा ही बनेगा, ठाकरे फैमिली तो ठाकरे का बेटा ही अध्यक्ष बनेगा, ठीक है, ये चाय बेचने वाला क्या प्रधानमंत्री बनेगा। हाँ, मोदी जी में ट्विटर फॉलो करें। कि एक टाइम भाई ने पूरे मुंबई को ट्रैफिक जाम कर दिया था 2-3 दिनों के लिए, ऐसा क्या हुआ था कुछ? वो तोड़ भी नहीं पाया है, मैं मतलब वो मैं रिकॉर्ड को। क्वेश्चन पूछूं, आपका इतना कंट्रोवर्सी से नाता क्यों है? कुछ कहानी सलमान भाई के साथ भी हुई थी क्या? सलमान भाई ने एक ट्वीट किया था याकूब मेमन के सपोर्ट में, जो इस समय हमारी न्यायालय ने उनको दोषी करार दिया था बम ब्लास्ट के आरोप में। देवेंद्र जी एक अलग व्यक्तित्व है। हाँ। आप उनको 11 बजे मैसेज करो और रात को 2 बजे 3 बजे आपको रिप्लाई करो, तो पूरा एयरपोर्ट से लेकर सांता क्रूज वाकोला ब्रिज और खेरवाड़ी तक सिर्फ बाइक ही बाइक थी। इतना लंबा? इतना भाई, इस देश की राजनीति ने कहीं ना कहीं इतनी गंद मचा दी थी मोदी जी के आने से पहले। जो एक कांग्रेस परिवार चला, उसने इतने स्कैम कर दिए, इतनी गंद मचा दी, इतनी डायनेस्टी पॉलिटिक्स हुई, जिससे कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स पे एक दाग सा लगा। हेलो एवरीवन, मैं वैभव परासर, आपका दोस्त और आपका होस्ट। आज ट्रेंडी टॉपिक में आपका स्वागत है। और आज हमारे साथ हमारे बहुत प्रिय मित्र गणेश भैया आज हमारे साथ हैं। गणेश भैया, थैंक यू सो मच फॉर योर प्रीसियस टाइम। धन्यवाद। मैं आपकी जानकारी के लिए बोलना चाहूँगा कि मैं भारतीय जनता युवा मोर्चा बीजेपी यूथ का प्रेसिडेंट रह चुका, फॉर्मर हाँ, वो एक्स। तो फॉर्मर थे अभी। प्रेजेंटली मैं मुंबई बीजेपी में प्रदेश में सेक्रेटरी हूँ। थैंक यू, थैंक यू। पर वो आपका प्रेम इसलिए पुराना वाला बना कि उस समय से आप मुझे जानते हो। जानते हैं, 8 साल तो के बहुत बाद। लोग मुझे अभी भी यूथ प्रेसिडेंट की तरह ही देख रहे हैं, पर वो मैं अब रहा नहीं, वो फॉर्मर रह चुका हूँ। नहीं, हम जब जुड़े और हाँ उस तब, समय की हाँ जो वाइब्स बिल्कुल है, बिल्कुल वो प्यार, वो नाम ही मेरे पास आता है, मेरा जी जी भाई तो आगे बढ़ते जा रहा है और आगे बढ़े, यही फीलिंग, यही प्यार है। जी जी। हम अपने ऑडियंस को एक बार ये बताना जानना चाहते हैं, एक बार आप हमारे यूथ को बताइए अपने जर्नी। जितना मैं जानता हूँ कि आपने शाहरुख खान के साथ फिल्म भी किया है, ठीक है, और आपने क्रिकेट भी बहुत अच्छा खेलते हैं आप, ठीक है। फिर पॉलिटिक्स में आना आपने कैसे चूज किया? काफ़ी कुछ सर्वे करके रखे हो मेरे बारे में। दोस्त ये भी बहुत हैं। बहुत बहुत कम लोग जानते हैं कि मैं शाहरुख खान के साथ एक मूवी भी कर चुका हूँ। वो बहुत पुरानी बात है, स्कूल डेज की बात है, मैं 8th स्टैंडर्ड में पढ़ता था। शाहरुख खान जी की एक मूवी आई थी, चोपड़ा जी ने बनाई थी उसको, और राम जाने नाम था उसका। उसमें कुछ यूथ का किरदार था, युवा बच्चों का, 17-18 साल 15 साल के बच्चों का, जो अनाथ होते हैं, अनाथ आश्रम। तो उसमें पूरी पिक्चर में राम जाने में मैं था। तो काफ़ी अच्छी। हाँ, पिक्चर पिक्चर रिलीज हुई। रिलीज़ हुई, पिक्चर अच्छी चली। राम जाने आज भी देख सकते हैं, आपको हर जगह मिलेगी। और अच्छी चली वो। और उस ज़माने में मैं आपको 94-95 की बात बता रहा हूँ, मैं 8th स्टैंडर्ड में पढ़ता था। उसमें मुझे 96,000 पेमेंट भी मिला था उसका। 90 जो उस समय उस 96 नाइन्टी में? से, तो बहुत बड़ी मतलब अमाउंट। वो मैंने सारे अपने मम्मी और मुझे लग डैडी रहा है को कि दिया। शाहरुख खान को भी अपने फर्स्ट पिक्चर में इतना प्राइज नहीं मिला होगा। नहीं, हम नहीं नहीं उस समय मिलता था, ऐसा नहीं, तो उस बड़े स्टार तभी हो चुके थे, ऐसा नहीं था। लेकिन एक डेली 3,000 2,500, तो पूरी पिक्चर में वो 3-4 महीना चली तो उतना मुझे मिला था। आज भी याद है। क्रिकेट तो मैं, जैसे कि क्रिकेट तो मेरा बचपन से, क्रिकेट खेलना मेरा एक शौक था। शौक धीरे धीरे बढ़ता गया और फिर मैं गली क्रिकेट से शिवाजी पार्क में चला गया। शिवाजी पार्क में मैं प्रैक्टिस करता था। वहाँ पर एक विजू सर करके थे, जो काफ़ी कांगालिक डिवीज़न और रणजी भी खेले थे वो महाराष्ट्र के लिए, उनके अंदर ट्रेनिंग करते थे। तो वो वहाँ में हमने कांगालिक बी डिवीज़न भी मैंने खेला, लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन था। थोड़ी मोड़ी बॉलिंग भी कर लेता था। वो भी एक मतलब बहुत। हम बिहार यूपी वाले कुछ ना कुछ तो कर ही लेते हैं। हाँ, मतलब मैं बेसिकली, अगर मैं सही मायने में आपसे कहना मैं चाहूँ तो अपने ऑडियंस को ये बताना चाहता हूँ कि भैया का बेसिक होम टाउन। उत्तर प्रदेश, अयोध्या, गोंडा, गोंडा डिस्ट्रिक्ट से हूँ मैं। और पला बड़ा मैं मुंबई का हूँ, बेसिकली बॉर्न एंड बॉट अप समझ लो, ऑलमोस्ट मुंबई। यहीं से मेरी पढ़ाई लिखाई सब चीज़ यहाँ से हुई है। तो मैं बता रहा था कि फिर क्रिकेट भी आगे तक नहीं चल पाया, क्योंकि मेरे फादर का बिजनेस था ट्रांसपोर्ट का, उसमें कुछ थोड़ी प्रॉब्लम्स हो गई। तो मुझे बीच में पढ़ाई भी छोड़नी पड़ी और अपने सारे शौक भी छोड़ने पड़े। और जैसे एक उत्तर भारतीय अच्छे ठीक है। बेटे के नाते बिजनेस में लगना पड़ा। बड़ा हूँ। तो एक क्वेश्चन पूछूं मैं आपको। बोलिए ना। एक्टिंग, क्रिकेट और पॉलिटिक्स, प्यार, गर्लफ्रेंड और बीबी, रैंकिंग देना हो तो कैसे देंगे? देखो, बीवी को तो कहीं नहीं तोड़ सकते भैया, तो काहे वहाँ दुकान बंद करा रहे हो। तो वो बीवी को साइड में। पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स बेसिकली, पॉलिटिक्स कोई मैं बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी नहीं हूँ।
राजनीति में मेरा आना कोई बेसिक उद्देश्य नहीं था, एक सर्कल ऐसा मेरा बना उस दौरान जब मैं अपने बैंड्राइज के घर पे रहता था वहाँ पर एरिया में। तो मैं शुरू से ना एक आइडियोलॉजी मुझे भारतीय जनता पार्टी की पसंद थी। एबीपी का काम करना, संघ की विचारधारा को मानना, कहीं ना कहीं सॉरी, जो मुझे भारतीय जनता पार्टी में एक राष्ट्रभक्ति दिखती है वो मुझे बाकी पक्षों में नहीं दिखती है। हालांकि आप लोगों को मजाक लगेगा, 98 99 में मैं जब पार्टी ज्वाइन किया तो लोग, मेरे दोस्त मेरा मजाक बनाते थे। मैं क्वेश्चन पूछूं? मुझे जितना नॉलेज है कि आप मोदी जी के पहले से बीजेपी पार्टी, जब मोदी जी इतना ना 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 ना, ऐसा नहीं है। देखिए मैं 99 से पार्टी में एक्टिव हूँ। मोदी जी 2001 में सीएम बन चुके हाँ, थे। मतलब जब उनको सीएम सीएम बना दिए गए थे। मोदी जी बहुत वरिष्ठ हैं, उनका तो मतलब वो तेजस्वी व्यक्ति है। वो तो आज से नहीं, बहुत सालों से कार्यरत है। उन कौन से ज़माने में उन्होंने क्या क्या काम मेरे किया है। मेरे खुद दो फेवरेट में एक मोदी जी हैं जिनको मैं सबसे ज़्यादा आइडियल मानता हूँ और सबसे ज़्यादा फॉलो करता हूँ। आप जैसे इस समय भारतवर्ष में बहुत युवा है और लोग हैं जो उनको आइडियल मानने लगे। उसका कारण एक मत है कि मोदी जी जो विजन लेकर देश के हित में चल रहे हैं, जैसे कि आज आप 15 साल पीछे चले जाइए तो कोई भी आप देश विदेश में चले जाइए, जो सम्मान एक भारतीय को मिलना चाहिए था वो मिलता नहीं था। मोदी जी आने से किसी का घर तो नहीं चला रहे, लोग बोलते हैं घर नहीं जा, पर जितना मान सम्मान एक भारतीय हमारा बढ़ा है, जिस तरह का हमें मान भैया सम्मान इस पे पूरे पूरा पूरा एग्री वर्ल्ड करता हूँ मैं। वर्ल्ड में मिल रहा है, यही हमारे लिए गौरवान्वित होने वाली की बात बात है। है, हाँ। इससे ज़्यादा प्राउड आप क्या फील करोगे करोगे, हाँ। कि आप विदेशों में जाओ और इंडियन ओ मोदी, तो दैट गिव्स यू मीन्स इट मेक्स यू प्राउड। प्राउड, या ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स। एक चीज़ और मुझे नॉलेज में आया भैया, कुछ कहानी ऐसी भी हुई थी कि असेंबली एक दो दिन रुका था। आपका मन हो, मैं मतलब मैं तो आपका मित्र भी हूँ, दोस्त भी हूँ, हम बैठे हैं तो सुख दुख में आपने सब कुछ। वो असेंबली मेरा दुर्भाग्य था कि शायद मैंने कोई पिछले जन्म में या कुछ ऐसा किसी का दिल दुखाया होगा। एक आप कर्मा गलत को मानते गलत हैं फिर? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं मानता हूँ। कर्म ही तो सबसे उत्तम क्रिया है जो हम अपने जीवन में प्रतिदिन, प्रति समय, प्रति पल करते हैं। ठीक है, आज मैं आपके यहाँ सब बैठा हूँ तो मेरे कुछ अच्छे कर्म होंगे, शायद आज आपके पॉडकास्ट में यहाँ पर आया हूँ। तो वो कहीं ना कहीं एक क्या बोलेंगे, मैं ज़्यादा उस बारे में नहीं चर्चा करूँ। मेरा बहुत बुरा फेस था। मैं 6 साल पार्टी से बाहर भी रहा उसके कारण, और मुझ पर लालछन लगाए गए और बिन चीज़ें का आरोप लगाए गए जो बाद में तथ्य नहीं हुआ उसका। उसको एक पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी भी कह सकते हैं, एक पॉलिटिकल मिसअंडरस्टैंडिंग आपस की कह सकते हैं। पर ठीक है, वो एक बुरा फेज था, वो निकल गया। पर इस बुरे फेज में मुझे आज भी याद है कि मेरे जो लोग, जो मेरे यूथ के लोग थे मेरे साथ, वो मुझे उसी तरह प्रेम करते गए उस समय पर जब तक मैं पक्ष के बाहर रहा। और मुझे कभी ऐसा नहीं महसूस हुआ कि मैं इस पार्टी के बाहर, मेरे नेताओं ने भी कभी मुझे महसूस नहीं होने दिया। मैं बाकायदा कार्यकर्ता के रूप में, भले पदाधिकारी के रूप में नहीं, पर मैं कार्यरत रहा, हर चुनाव में एक्टिव रहा। मेरे सारे सहयोगियों ने, सारे युवा मोर्चा वाले, सारे पार्टी वर्कर ने मुझे बहुत समर्थन दिया, क्योंकि सबको पता था एक वो पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी से ज़्यादा वो एक बोलते हैं ना मीडिया ट्रायल हो गया था मुझ पर। हाँ हाँ, मीडिया का बहुत मीडिया का इफेक्ट होता बहुत है। प्रेशर हो गया था, मीडिया ट्रायल हो गया था और वो नेशनल न्यूज़ बन गई थी। मतलब वो नेशनल न्यूज़ इस तरह की, एबीपी और आज तक में अगर 10 हेडलाइन चलती उसमें दूसरी लाइन मेरी होती थी। और यहाँ पर महाराष्ट्र में तो एबीपी माझा, TV9 और ये जी 24 तास पे 24 घंटा मेरे खिलाफ चर्चा चलती। तो मुझे अरेस्ट करने के लिए, मुझे जेल भेजने के लिए विपक्ष ने मांग की थी। विद गॉड ऑफ ग्रेस, महादेव जी की कृपा है कि ऐसा कुछ हुआ नहीं। महादेव जी को मानते हैं? बिल्कुल महादेव जी को ही मानता हूँ। महादेव जी मेरे पिताजी का भी नाम है और महादेव जी को ही मानता हूँ। तो इस पॉइंट पे मैं आपसे एक ही चीज़ जानना चाहूँगा, हर एक कोई अच्छी कहानी, अच्छी स्टोरी जानना चाहती है। इतने डिफ़िकल्ट टाइम से जब आप गुजर रहे थे तो आपकी लाइफ की सबसे बेस्ट स्ट्रेंथ क्या थी, जहाँ पे आपको फील हुआ कि नहीं ये आज मेरा वक्त अच्छा है, कल मैं अगर सही हूँ तो मैं इस वक्त को चेंज कर लूँगा? मेरी फैमिली और मेरे दोस्त। मेरे फैमिली, मेरा परिवार, मेरे माँ बाप, मेरे भाई बहन, मेरी वाइफ, मेरे बच्चे और मेरे दोस्त। मेरे दोस्त कौन से? मेरे दोस्त, पॉलिटिकल दोस्त। जैसे मैं बोलूँगा, मेरा एक फ्रेंड्स फॉर एवर ग्रुप है। ठीक है, उसमें मेरे युवा मोर्चा के साथी सब, जो मेरे जिला अध्यक्ष थे, मेरे उपाध्यक्ष थे, महामंत्री थे। मैं नाम लेने जाऊँगा, बहुत लंबी लिस्ट है, किसी का नाम भूल जाऊँ तो बुरा लगेगा। ठीक है, तो और मेरे एरिया में जो मेरे कुछ खास लोग हैं, आप कई लोगों को जानते हो, राहुल भाई यहाँ साथ में भी आए हैं। ठीक है, तो फीलिंग जो युवा वाले दोस्तों का है
और फीलिंग जो एक स्टेप आगे बढ़ने के बाद फीलिंग यो वाले दोस्तों का नहीं है, फीलिंग अब वो पूरी फैमिली हो गई है मेरी। जो मेरे बुरे वक्त में मेरे साथ में खड़ा रहा, वो मतलब मुझे गिर टूटने नहीं दिया। एक तरह से मैं एक समय पे डिप्रेशन में चला गया था। ओके मुझे ऐसा लगता था कभी होगा, मुझे बोलते हैं ना वो आसमान से खींच कर और जमीन के 10 फुट नीचे गाड़ दिया गया था। सोचिए अचानक सोचिए प्रेसिडेंट, सोचिए प्रोटेक्शन। जनता ये सोचती है कि हमारे पॉलिटिशियन इतने बड़े हैं, मतलब डेली मुझे जहाँ तक मैंने आपको देखा है कि इस इंडिया में कोई भी पॉलिटिशियन नहीं होंगे जिनसे आपका 1-to-1 मिलना या रिश्ता या व्यवहार नहीं होगा। ये सौभाग्यशाली हूँ कि मैं इतना पुराना कार्य करता हूँ, तो भारतीय जनता पार्टी में ऐसा कोई बड़ा नेता नहीं है जो मुझे नाम से ना जाने। मोदी जी हो गए, अमित शाह जी हो गए, मतलब सब लोग, मतलब वो मैं पुराना कार्य करता हूँ उस रूप में जानते हैं। कुछ अच्छे कार्यक्रम अच्छे प्रोग्राम किया हूँ तो इसलिए जानते हैं। एक तो एक एक सौभाग्यशाली एक महसूस एक, एक करता दो हूँ अपने आप को। प्रोग्राम हमारे जनता को बताइए कि एक दो जो जनता आज तक नहीं जानती है कि युवाओं को कैसे फर्स्ट टाइम जब वो टी का कुछ मैंने सुना पहला शो आपने किया था, ठीक है, बहुत सारी मैंने आपकी इनिशिएटिव वो चीज। नमोटी है। नमोटी, हाँ। उसका श्रेय मैं अपने आप को नहीं लेना चाहूँगा, पर श्रेय लगभग मुझे मिलता है। आपको जानकारी के लिए बता दूं कि जब मैं मुंबई यूथ का अध्यक्ष था और अनुराग ठाकुर जी राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, तो हमारे महामंत्री हुआ करते थे हर्ष संघवी जी, तो विधायक हैं सूरत के। अच्छा, हाँ ठीक है, और इस समय वो गृह मंत्री भी हैं वर्तमान में गुजरात के। तो उनके मेरे अच्छे संबंध थे। उन्होंने एक दिन मुझे फ़ोन किया कि गणेश भाई एक प्रोग्राम करो। मतलब बताइए हर्ष भाई कौन सा करना है। तो बोले चाय पे चर्चा, चाय का जैसे उसका आया था वो क्या नाम, मणिशंकर अय्यर जी ने, ठीक है, ये चाय बेचने वाला क्या प्रधानमंत्री बनेगा। बनेगा, हाँ हाँ तो हाँ। उस चीज़ को हमने ये कैच ये कर बहुत लिया। हाईलाइट भी बहुत होता है, हाईलाइट हुआ। ऑपोजिशन भी बहुत हाईलाइट की ऑपोजिशन ने थी। ही मजाक बनाया था वो। हाँ, हाँ। तो उस पर हमने फिर उसका तर्क ये निकाला कि क्यों नहीं बन सकता भाई। हर हर व्यक्ति, हमारा डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी है, हर कोई हाँ। व्यक्ति बन सकता है। कल आप में से, हम में से। आप यूपी से आके इतने यूथ को कनेक्ट कर सकते हैं, इतने यूथ को इंस्पायर कर सकते हैं। सौभाग्यशाली हूँ कि मैं यूपी से आके महाराष्ट्र में यूथ का प्रेसिडेंट बना, मुंबई से प्रदेश का। तो मेरे सौभाग्यशाली बात है, और ये भारतीय जनता पार्टी में ही पॉसिबल है, और कोई पार्टी में पॉसिबल भी नहीं है। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जहाँ पर, थोड़ा सा मैं बीजेपी का नहीं बताना चाहूँगा, कि जहाँ पर आपके महाराष्ट्र के नितिन गडकरी जी भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकते हैं, आपके हमारे यूपी के राजनाथ जी भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकते हैं, हमारे साउथ के वेंकैया जी भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकते हैं, हमारे हिमाचल के जेपी नड्डा जी भी अध्यक्ष बन सकते हैं। ठीक है, तो ये गुजरात के अमित शाह भी अध्यक्ष बन सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर किसी की बपौती नहीं है। जो अच्छा जो करे। भैया अब यादव फैमिली तो यादव ही बनेंगे, उनका बेटा ही बनेगा। ठाकरे फैमिली, ठाकरे का बेटा ही अध्यक्ष बनेगा। ये भारतीय जनता पार्टी में नहीं ये है। हमारे बिहार में होता है, हम बिहार से ही हैं, आपको पता भी हाँ, होगा। वहाँ कास्टिज्म है, मुझे पता है, हमारे यूपी में भी है। पर भारतीय जनता पार्टी में एक छोटे मेरे से सामान्य कार्यकर्ता, जो मैं बोर्ड का अध्यक्ष रह चुका हूँ, मैं विधानसभा अध्यक्ष रहा, उसके बाद मैं जिला का अध्यक्ष रहा, मुंबई का यूथ का उपाध्यक्ष रहा, मुंबई यूथ का अध्यक्ष रहा, उसके बाद मैं वर्तमान में सेक्रेटरी हूँ, जिसका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है। सिर्फ एक कार्यकर्ता के रूप में अच्छे काम करने की वजह से मुझे मेरे पार्टी ने मुझे प्रोत्साहन दिया और मुझे आगे बढ़ाया। मुझे आज प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के सेक्रेटरी के नाते मुझे दायित्व है। मैंने ये भी कोई चीज़ सुना था कि मोदी जी आपको ट्विटर पे भी कभी हाँ, मोदी जी में ट्विटर फॉलो करते हैं। फॉलो मतलब मैं सौभाग्यशाली हूँ। हम भी जब फॉलो किए तब 1400 लोग को फॉलो करते। आज भी पूरे विश्व में 2600 लोग को फॉलो करते। कुछ 2600 में एक छोटा सा आपका भाई भी है। तो नमोटी वाली बात पे हम कट गई, वो बात रह गई। तो नमोटी हर्ष भाई ने मुझे बोला कि इस तरह का विवाद ऑपोजिशन खड़ा कर रही है, तो क्यों ना हम लोग चाय बेचकर और एक बड़ा बैनर लगे, लोगों सवाल करे कि क्या एक चाय बेचने वाले देश का प्रधानमंत्री नहीं बन सकता। तो हमने चर्चगेट पर वो स्टॉल लगाया, और भाई साहब आप यकीन नहीं करेंगे, लगभग 20-25 हज़ार लोगों ने चाय पी। जिन ऑडियंस को ये बात पता नहीं है, उनको मैं बता दूं कि ये चाय पीने की स्टोरी मुंबई के चर्च गेट से स्टार्ट हुई, जो बाद में जाके एक एक ऑडियंस हर एक जगह पहुंची। पूरे देश भर में वो कार्यक्रम प्रोग्राम बन गया। तो उसका सौभाग्य मुझे जाता है कि पहला प्रोग्राम मैंने किया था वो। तो नमोटी हमने चाय लोगों को पिलाई, और लोगों से हमने लगभग 10 बाई 500 मीटर का बैनर बनवाया था, जो चर्चगेट के ऐसा स्लाइडिंग पे लगाया था, और लोगों से हमने सवाल किया था क्या एक चाय बेचने वाला इस देश का प्रधानमंत्री बन सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। हाँ, तो लोगों ने साइन किया। आप वैभव भाई, मैं इतना हतोत्साहित नहीं होऊंगा, लेकिन जगह नहीं बची थी उस बैनर में। हमने उसको रोल करके अपने दिल्ली कार्यालय में भेजा।
कि लोगों की मानसिकता ये है कि बिल्कुल बन सकते हैं, और एक वो तमाचा था, और फिर उसी तर्ज पर पूरे देश भर में चाय पे चर्चा नमो टीवी का प्रोग्राम चालू हुआ और लोगों ने सवाल पूछना शुरू किए, और फिर तो इतिहास है, 2014 हम लोग चुनाव किस तरह जीते। जीते हैं। ठीक है, तो एक सौभाग्य था तो मेरा। 2014 के बाद मतलब आपने तो बहुत पहले से फर्स्ट डे से देखा, आज मोदी जी के कार्यकाल मतलब तीसरी बार सरकार, बिल्कुल। ठीक है, तो आपको क्या लगता है कि ऐसा क्या एनर्जी है जो मोदी जी डालते हैं बाकी कोई अपोजिशन पार्टी नहीं डाल पाती है, कि आपके जैसे यूथ आज रात को मतलब 12 बजे तक भी मेहनत और काम करने के लिए, क्योंकि खुद मोदी जी 24 घंटा मेहनत करते हैं। तो मुझे ये चीज़ जानना है, क्योंकि मैं खुद मोदी मतलब मेरे में तो इंस्टेंट वो एनर्जी आती है, ठीक है, कि मुझे लगता है कि अगर एक इंसान अनमैरिड, ठीक है, देश के लिए 24 आवर वर्क कर रहा है, तो वाई वी नॉट। और सबको मोदी जी को और बताऊं कि मोदी जी को मैं व्यक्तिगतली ऐसे मतलब कई बार मिला हूं, पर मोदी जी का और आप उनके आंखों में आंख डाल के ना बात नहीं कर सकते। आपको मतलब इतनी इतनी दिव्य शक्ति मुझे, मेरे को गूज़बम्स आ रहे हैं। मतलब वो आदमी इसलिए है कि वो सच है, वो सच बोलते हैं, और उन जैसा राष्ट्र प्रेमी मैंने देखा नहीं। वो अपने राष्ट्र को अपनी माँ की तरह प्रेम करते हैं, भारत माता को अपनी माता ही मानते हैं। जानते हैं। वो सोचते हैं, देखिए मोदी जी आज विजनरी लीडर इसलिए भी हैं क्योंकि उनकी एक सोच है। आज देखिए भाई साहब, कोविड के बाद से कितने गरीबों को गरीबी चल रही थी, आज भी लोगों को अनाज घर पे। हमारे पड़ोसी कंट्री का हाल देखिए, हाँ, श्रीलंका के देखिए ना हाल क्या देख है, लीजिए, नेपाल के हाल देख देखिए क्या लीजिए, है। ठीक है। तो आप सबको अनाज बांटना, अनाज छोड़ दीजिए, चलिए गवर्नमेंट का काम कर रही वो, आप बस इंफ्रास्ट्रक्चर देख लीजिए। आज मुंबई में अगर 10 साल 5 साल पुराना व्यक्ति अगर आ जाए और पूरी मुंबई घूम ले बिना किससे पूछे, बिना गूगल मैप के, तो मैं हार जाऊंगा। इतने ब्रिजेस, इतने कोस्टल रोड्स, इतनी कनेक्टिविटी, इतने मेट्रो, ये किसकी देन है? ये मोदी जी की देन है, देवेंद्र फडणवीस जी की देन है। हमारे विजन, उनकी सोच है किस तरह डेवलपमेंट आ गया। आज इंफ्रास्ट्रक्चर इतना आगे बढ़ रहा है, आज एयरपोर्ट बन गया, आज इतनी सारी इंडस्ट्रीज इन्वेस्टमेंट आ रहे हैं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट इतने आ रहे हैं। तो मोदी जी जो सही है, जैसे कि आप देख लीजिए मुद्रा योजना, कितने लाभार्थी आपको बता दूं भाई साहब कि यूथ 18 साल होने के बाद में 5 लाख का लोन, 3 लाख का लोन, 2 लाख का लोन, 10 लाख का लोन, 5 लाख का लोन लेके एक रेडी पट्टी की वो लगाकर, बड़ा पाव की सब लगाकर, एक चाइनीज का स्टॉल खोलकर या ये करके अपना अच्छा गुजारा कर रहा है। इज अर्निंग ऑलमोस्ट 30, 40, 50,000 पर मंथ। तो ये एक तरह से रोजगार मेंटेन करना, लोगों को सही दिशा देना। अब देखिए ना, एक सिंपल बात है, बहुत से देश में प्रधानमंत्री बने, बहुत सारे बने, पर किसी ने ये कभी नहीं सोचा ना कि स्वच्छ भारत अभियान, मतलब सबसे आउट ऑफ द बुक्स, हाँ, आउट ऑफ द बुक्स, स्वच्छ भारत मतलब सफाई करना है। सफाई करने से क्या होगा? सफाई करने से बीमारियां नहीं होंगी, सबसे लोग बेसिक चीज। लोग वो नहीं होंगे, पोल्यूशन रोकना, ये सब बेसिक चीजें किसी ने नहीं सोची थी, मोदी जी ने सोची। तो ही इज अ विजनरी लीडर। बहुत और इंटरेस्टिंग पॉइंट मैंने सुना था जो मेरे लिए बहुत प्राउड की बात है, कि एक टाइम भाई ने पूरे मुंबई को ट्रैफिक जाम कर दिया था 2-3 दिनों के लिए, ऐसा क्या हुआ था कुछ? नहीं नहीं, वो ऐसा नहीं था, 2-3 दिनों के लिए नहीं था, वो कुछ घंटों के लिए हो गया था। वो किस्सा ऐसा है कि मोदी जी 2013 में मेरे अध्यक्ष बनने के बाद जब 2014 में चुनाव घोषित हुआ, तो हमारी पार्टी की तरफ से उनको प्रधानमंत्री का उम्मीदवार घोषित किया गया एनडीए की तरफ से। राजनाथ जी ने उसकी घोषणा की। तो वो किस्सा ऐसा है कि हमारे यहाँ पर बीकेसी में डायमंड मार्केट है, तो वहाँ पर लोगों ने, डायमंड मर्चेंट ने उनको बुलाया था कि उनका स्वागत करेंगे प्रधानमंत्री के नाम घोषित होने पर, उनको चांदी तोलेंगे। जो चूँकि पहली बार नाम घोषित होने का मुंबई आ रहे थे, तो भारतीय जनता पार्टी, हमारे अध्यक्ष थे आशीष शेलार जी, उनके नेतृत्व में मैं यूथ का अध्यक्ष था। तो ऐसा पक्ष ने निर्णय लिया कि यूथ विंग, युवा मोर्चा बीजेवाईएम, उनका स्वागत करना चाहिए बाइक से, और उसकी संख्या बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। तो उसके लिए मैंने लगभग 1 हफ्ते का समय मुझे मिला, और मैंने विधानसभा वाइज प्रवास किया, वार्ड वाइज प्रवास किया, अपने कार्यकर्ताओं से मीटिंग ली, और एक उनमें जागरूकता लाई और संख्या इकट्ठा करने को कहा गया। तो मेरी ऐसी आशा थी कि मैं 2,500 से 3,000 बाइक
पूरे मुंबई भर से अपने यूनिट से इकट्ठा कर लूँगा। हाँ। हुआ ऐसा उसमें 2,500-3,000 भी इतिहास था। हुआ ऐसा उसमें कि मोदी जी की पॉपुलैरिटी इतनी ज़्यादा थी कि उसमें लगभग 4,500-5,000 बाइक इकट्ठा हो गए। इसका क्रेडिट आप खुद को लेते हैं, मोदी जी को देते नहीं, क्रेडिट मेरी मेहनत का भी है, मेरे पार्टी का भी है, इसमें कोई पर मोदी जी को ज़्यादा क्रेडिट जाता है। वो 2-2,500 मेरी मेहनत का था, जो मेरे पार्टी के कार्यकर्ता आए थे मोटिवेट होकर, और वो 2-2,500 उनके प्रेम में जो अलग से जो लोग आ गए, वह इतना अनकंट्रोलेबल हो गया, मतलब कंट्रोल रहा ही नहीं, मेरा खुद का कंट्रोल चला गया। और मुझे आज भी याद है जब मोदी जी को लेके आशीष जी निकले एयरपोर्ट से बीकेसी के लिए, तो पूरा एयरपोर्ट से लेकर सांता क्रूज, वाकोला ब्रिज और खेरवाड़ी तक सिर्फ बाइक ही बाइक थी। इतना लंबा? इतना बाइक, ऐतिहासिक। मतलब हमारे आज यहाँ जो के लिए आज जो विरोधी है हमारे सामना के मुखपत्र जो उस समय हमारे साथ थे, उसमें मुझे आज भी याद है कि एक हेडलाइन छपी थी, युवा मोर्चा ने रचा इतिहास। वही मैं क्वेश्चन पूछ रहा था कि मैंने भी ये न्यूज पढ़ा था कि यहाँ के लिए ये सबसे बड़ा, उस समय के लिए बहुत बड़ा, बिल्कुल बिल्कुल, गेम और वो चेंजर। आज तक नहीं हो पाया, उसके बाद किसी ने उसको तोड़ भी नहीं पाया है। मतलब वो मैं रिकॉर्ड को। क्वेश्चन पूछूं, आपका इतना कंट्रोवर्सी से नाता क्यों है? नहीं, कंट्रोवर्सी से नहीं नाता है, बस या कैसा है आपके ना, लगन, आपका देखो एक बात बोलूं मैं आपको, जुनून। वैभव भाई, एक बात बोलता हूं मैं आपको कि कैसा है ना कि जब व्यक्ति काम करता है ना, तो उस पे प्रेम और प्रेम के साथ आरोप दोनों लगते हैं। हाँ। आप घर बैठ जाइए, आप पे कोई आरोप नहीं लगाएगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल। आप काम करेंगे तभी आप डांट खाएंगे। तो काम करने वाले व्यक्ति को, भाई हम 8 साल से हम भी यही फेस कर रहे हैं कि काम हमें करना है, वो करना है। जिसके लिए हम बेटर हुए वो खुश है, जिसके लिए हम कुछ नहीं कर पा रहे, एक्सपेक्टेशन हम पे क्वेश्चन कर रहा है। ऐसे ही है, यही दुनिया है। तो इस कंट्रोवर्सी से मुझे याद आया कि मैं सलमान भाई को सबसे ज़्यादा प्यार रिस्पेक्ट करता हूँ। ऑफकोर्स हम लोग के हीरो हैं, ठीक है। मैं भी बहुत प्रेम करता हूँ, मेरी कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है उनसे। तो कुछ कहानी सलमान भाई के साथ भी हुई थी क्या? सलमान भाई ने एक ट्वीट किया था याकूब मेमन के सपोर्ट में, जो इस समय हमारी न्यायालय ने उनको दोषी करार दिया था बम ब्लास्ट के आरोप में, और उन्होंने उनका समर्थन किया था। बहुत बड़ी बात है ये। हाँ, तो उसका विरोध करने के लिए देखिए, सलमान भाई एक बहुत बढ़िया इंसान है और एक सामाजिक व्यक्ति है, और यूथ उनको फॉलो करता है। यदि वो कोई स्टेटमेंट देते हैं तो वो पूरे देश पे असर पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मुझे ऐसा लगता है, मेरे पक्ष को भी ऐसा लगता है कि उस समय उनका वो स्टेटमेंट गलत था। एक न्यायालय ने जब उनको दोषी करार दे दिया, उसके बावजूद आप सपोर्ट में खड़े रहना, इतने सारे बेगुनाह लोग हमारे बम ब्लास्ट में मारे गए थे, तो उसके खिलाफ मैंने प्रदर्शन करके उनके घर के बाहर, गैलेक्सी के बाहर 2-3 हज़ार लड़के लेके पहुंच गया था, और माफ़ी मांगो थोड़ा किया। फिर उसके बाद में सर्टेन टाइम के बाद सलीम अंकल आए, उन्हें रियलाइज़ किया उनके ब्याह पे वो बोले, फिर सलमान भाई बाद में बोले। तो वो कंट्रोवर्सी ने, भाई मुझे मेरे देश से प्रेम है, और मेरे देश के खिलाफ जो कोई करेगा, सलमान भाई को भी देश से प्रेम है। है। 100%, एक हिट ऑफ मूवमेंट होता है कि हमें कोई बयान आया तो उन्होंने वो ट्वीट कर दिया था जो हमारे पक्ष को या हमारी विचारधारा से मैच नहीं हो रहा, तो हमने उसका तो विरोध प्रदर्शन किया, बस, और कुछ नहीं। व्यक्तिगत कुछ भी नहीं सलमान भाई से, मैं इतना बड़ा हूँ भी नहीं सलमान भाई का विरोध कर लूँ। अच्छा, एक मेंबरशिप ड्राइव क्या हुआ था? मेंबरशिप ड्राइव ये 2014 में ये जो क्वेश्चन मैं एक वन लाइनर इसलिए पूछ रहा हूँ ना, क्योंकि ये सब मैंने हेडलाइन, हाँ, न्यूज़ कटिंग्स में बहुत आया है। और मैं वो मेंबरशिप ड्राइव तो हमारे मुंबई, महाराष्ट्र में, पूरे देश भर में हो रही थी, पर वो मेंबरशिप ड्राइव इसलिए ज़्यादा क्लिक हो गया लोगों को क्योंकि वो हम चलती ट्रेन में किए थे। मुंबई की लोकल ट्रेन में हमारे कार्यकर्ता टी शर्ट पहनकर, और जो नंबर डायल करना, लोगों से रिक्वेस्ट के मोबाइल से आप ये करिए। आपको बता दूं, वो भी एक रिकॉर्ड है, एक दिन में 18,900 रनिंग ट्रेन में, सिर्फ ट्रेन में, फिर वो चाहे चर्चगेट से विरार की हो या फिर वहाँ से चेंबूर और वो ईस्टर्न वेस्टर्न लाइन जो भी है, हार्बर लाइन, सब लाइनों पे, साइन वगैरह सब लाइनों पे हमारे कार्यकर्ता ट्रेनों में, युवा कार्यकर्ता, युवतियाँ हमारी ट्रेनों में लोगों को आग्रह कर रहे थे आप मेंबर बनो। मतलब बेसिक ग्राउंड लेवल पे इतना मेहनत किया गया है, जो आज बीजेपी का इफेक्ट ऑल ओवर, बीजेपी पार्टी का स्प्रेड होना यही दिखाता है कि एक एक कार्यकर्ता ग्राउंड लेवल पे कितना मेहनत किए हैं। हम लोग देखिए, भारतीय जनता पार्टी जीवन भर ना विपक्ष में रही है। हाँ। हमने सत्ता का भोग बहुत कम लिया। जैसे सन 1999 में जब से मैंने पक्ष से जुड़ा हूँ, तब से 2014 हम तो विपक्ष में रहे। थे। हाँ।
हमको तो सत्ता का सुख कभी मिला ही नहीं। हम तो ऐसे कार्यकर्ता थे, पुलिस में चलाए तो भगा दिए जाते थे। अटल बिहारी वाजपेयी की बातें याद आती है हमें आज भी कि अटल जी तो पार्टियां आएंगी जाएंगी, सत्ता रहेंगे जाए, वो अटल देश जी की होना जो चाहिए। कहावत थी ना, अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा, निकलेगा, हाँ। वही तो हमारी मेन नसों इंस्पिरेशन में घूमता है। हाँ, हाँ। वही तो हमें मेन ताकत पावर देता है कि उनका वो उद्देश्य था कि जरूर दो से हम लोग कहाँ पहुंच गए, 326। 326, हाँ। ठीक है, दो ही थे ना, हाँ, हाँ, बोले दो क्या कर लेंगे। लेंगे, हाँ। जैसे यहाँ कहावत वो हुई कि अकेला देवेंद्र क्या कर कर लेगा। लेगा, हाँ। तो देवेंद्र जी ने दिखा दिया ये कि कि क्या कर सकते लेंगे, हैं वो। हाँ। देवेंद्र भाई जैसे भी आपका बहुत अच्छा अपना ऑब्वियसली मेरे नेता है, मैं कार्यकर्ता हूँ, तो मेरे अच्छे संबंध नहीं है। और देवेंद्र जी एक अलग व्यक्तित्व है। हाँ, वो देवेंद्र जी सच में कार्यकर्ताओं के लीडर है। आपको बता दूं मैं देवेंद्र जी एक ऐसे व्यक्ति हैं जो रात को 2 बजे, आप उनको 11 बजे मैसेज करो, वो रात को 2 बजे 3 बजे आपको रिप्लाई करते हैं। जैसे हम आपको रात को 11 बजे भी कोई दुख सुख दुख हो याद कर लेते हैं भाई अगर की वो तरह। जाग रहे नहीं, दूसरे दिन आपको करेंगे। और वो जागते रहते हैं। वो सिर्फ 3.5 से 4 घंटा सोते हैं बेचारे। वही मोदी जी से बहुत काम करते हैं। ऑथेंटिक कोई भी तकलीफ अगर कार्यकर्ता को, जैसे अगर आपने उनको मैसेज कर दिया तो आपको 1 घंटे में 2 घंटे में रिप्लाई आना है, बल्कि आवश्यकता नहीं है, लेकिन हर एक कार्यकर्ता को रिप्लाई करते तो हैं। अभी के जो यूथ हैं उनको आप क्या बताना चाहेंगे, क्योंकि पॉलिटिक्स की जर्नी ऐसी है कि सब कोई चाहता है टू गेट दैट फेम, दैट टाइम लाइन, ठीक है, बट प्रोसेस पेशेंस बहुत ज़्यादा है। आज आपको मैं 8 साल से दिन रात डेली मेहनत करते देख रहा हूँ, दिन रात डेली। तो आप यूथ को क्या बताना चाहते हैं कि यूथ में क्या पेशेंस और क्या स्किल या क्या सोच रखना चाहिए कि इतनी डिफिकल्ट चीज़ को हैंडल। देखिए भैया, मैं आपको क्लियर बोलूँ वैभव भाई, आज का यूथ अपना जो जेनजी है ना, वो कुछ तो भटक गया। उसको ऐसा लगता है पॉलिटिक्स इज रबिश। अगर हर कोई समाज का युवा इस तरह सोचने लगा तो देश कैसे आगे बढ़ेगा। आज अपनी हिंदुस्तान की, इंडिया की, भारत की पॉपुलेशन सबसे यंगेस्ट है पूरे वर्ल्ड में। 60-70% यूथ पॉपुलेशन ऑफ है, कोर्स यूथ इज जो बिलो 30 एंड अबाउ 20 है। सबसे युवा देश है हमारा। हमारे पेरेंटल चीज़ों में कमी ये आ चुकी है, जो मैं महसूस कर रहा हूँ, कि लोग अपने बच्चे को डॉक्टर बनाना चाहते हैं, इंजीनियर बनाना चाहते हैं। इस देश के सिस्टम ने, इस देश की राजनीति ने कहीं ना कहीं इतनी गंद मचा दी थी मोदी जी के आने से पहले। जो एक कांग्रेस परिवार चला, उसने इतने स्कैम कर दिए, इतनी गंद मचा दी, इतनी डायनेस्टी पॉलिटिक्स हुई, जिससे कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स पे एक दाग सा लग। तो कैसा है ना कि अब मैं यूथ को इतना ही बोलना चाहूँगा कि आप पढ़ाई लिखाई करिए। आज कितने सारे युवा देश को आगे लेके जाना चाहते हैं, उनको पॉलिटिक्स में आना चाहिए, अपना योगदान देना चाहिए। उनको राजनीति में आकर, मैं नहीं बोल रहा आप भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करो, हाँ, जो आपकी जो विचारधारा जो विचारधारा है, धारा जिसको हो, जिसको आप सूटेबल लगता है कि ये ही इज माई आइडियल। जैसे मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी मेरी विचारधारा को सूट होती है। हिंदुत्व और राष्ट्रभक्ति भारतीय जनता पार्टी मुझे सिखाती है, तो मैं आइडियल। आपको लगता है आपको कहीं और जाना चाहिए, पर यूथ का पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व होना बहुत ज़रूरी है, जिसमें बहुत कमतरता आ चुकी है। क्रिएटिव माइंड आएगी तो जैसे आप समझिए सोशल मीडिया का बहुत इफेक्ट है। सोशल मीडिया का इफेक्ट है, पर वो आप सोशल मीडिया पे देखें तो एंटी एलिमेंट्स बहुत ज़्यादा हैं। और इसमें मैं आपको बता दूं, दो पक्ष है, एक राइटिस्ट एक लेफ्टिस्ट, ठीक है, और उनमें द्वंद्व है। और वो सिर्फ सोशल मीडिया तक ही है, जमीन पर नहीं है। जमीन पे कौन सा कार्यकर्ता काम कर रहा है जो मोटिवेट हमारे जैसा है, वो जमीन पे जिस दिन उतरेंगे, वो मोदी जी को पसंद कर रहे हैं, मोदी जी को सपोर्ट कर रहे हैं, पर मोदी जी क्या विजन लेके जा रहे हैं वो जमीन पे उन लेकर जाएंगे, तब जाके लोगों की आंखें खुलेगी कि हमारे देश में क्या चल रहा है। मैं इसमें एक भी चीज़ बोलूँ, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लगता है कि बहुत यूथ व्हाट्सअप नॉलेज से भी मिसगाइड हो रहा है। सोशल मीडिया में देखो, मैं ये सोशल नहीं बोल रहा, सोशल मीडिया एक तरह का एक अभिशाप हो गया, फेक नैरेटिव तय करने का, हाँ, स्प्लिट करने का बहुत इजी हो गया ना। ये आया तथ्यता, और उसमें सबसे ज़्यादा जो अनपढ़ लोग हैं, जो मेरे गांव देहात के लोग हैं, वो कंटेंट देखकर वो देखते नहीं सत्यता होगी नहीं होगी, क्या है क्या नहीं, वो फॉरवर्ड करते हैं, मिसगाइडिंग। और पूरे देश में एक ऐसा वातावरण, एक समाज में ऐसा वातावरण फैलता है कि यही सत्य है। जैसे कहा भी गया है, कृष्ण जी भी बोले गए हैं कि झूठ
झूठ को बताने की जरूरत नहीं होती है, दुनिया पहुंच जाती है और सत्य को एक एक जगह जाके जब बता प्रमाणित प्रमाणित करना करना पड़ा, पड़ता सत्य है। सत्य। और महाराष्ट्र में सबसे अपना प्यारा फेस्टिवल है दही हंडी, ठीक है। कुछ दही हंडी की भी कहानी, मैंने आपको बहुत सारा वीडियो फोटो रिगार्डिंग दही हंडी देखा, तो मैं उतना डीप बट कुछ मतलब महाराष्ट्र की एक दही हंडी से बहुत प्यारा फीलिंग है। दही हंडी मेरा बहुत प्यारा सब्जेक्ट है। दही हंडी एक संकल्पना हमने शुरू की थी कि यूथ रिलेटेड है और इसको हम लोग स्पोर्ट की तरह देखते हैं। तो मेरे जब मैं अध्यक्ष था यूथ विंग का, तो हमने दही हंडी की शुरुआत की थी और वो 3 साल चली। और उसके बाद में फिर मेरा जो चीज़ें हुई वो आपको पता है, फिर वो बंद हो गई। लेकिन 3 साल मैं बताऊंगा उसमें डीजे चेतस 1 लाख फुलफॉल होता था। और फुटफॉल में 1 लाख मतलब आप अगर कहते हैं ना हमारे यूपी साइड में, आप सरसों मैदान में फेंक दीजिए तो नीचे नहीं गिरेगी। मैं आपको फोटोज आप वीडियोस देखे होंगे। और भव्य एकदम करते थे हम लोग, बहुत भव्य। और उसमें टीम वर्क था सब, मेरी टीम बहुत स्ट्रांग थी। मेरी जो यूथ की टीम थी वो मुंबई यूनिट से लेकर, मुंबई प्रदेश से लेकर और वार्ड स्तर तक बहुत जुझारू उस समय कार्य करता थे। मतलब आज वो बड़े बड़े पद पर है, सबका वो प्रमोशन हो चुका है, सब अच्छी जगह पर है। पर मेरी टीम बहुत अच्छी थी। एक भले क्रेडिट लीडर को मिलता है, पर मेन टीम का योगदान होता है। मोहित कंबोज भैया से भी आपका बहुत घनिष्ठता है, उनको भाई मैं है, भी हमारे भाई हैं, फैमिली मेंबर है मोहित भैया, पारिवारिक संबंध हमारे। मैं एक बार रील्स देख रहा था वैसे, तो मोहित भैया का मैंने रील देखा कि एक इंसान, मतलब मैं उस चीज़ से बहुत मोटिवेट हुआ था कि एक इंसान 30 डेज पहले एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पे बोल रहा है महाराष्ट्र में रह के कि 30 तारीख को आपकी सरकार चले जाएगी, ठीक है। देखो एक बात बोलूं, मोहित भाई महादेव भक्त हैं। हाँ, हम भी महादेव और वो व्यक्ति कभी अपने स्वाभिमान से समझौता नहीं कर बोल सकता। सकते हैं। जो उनके साथ षड्यंत्र हुआ था, नवाब मलिक जी ने करने की कोशिश की थी, वो भी गलत हुआ था। वो फाइटर है, उसने फाइट करके दिखाया और हमारे उसको ज़मीन पर उतार दिया कि ये चीज़ हो सकती है। तो किंग हमारे मेकर हमारे है। हमारे जैसे यूथ के लिए बहुत मोटिवेशनल था, क्योंकि मतलब एक पॉलिटिक्स में नथिंग इज प्रिडिक्टेड बट समवन प्रिडिक्ट एनीथिंग बिफोर 30 डेज। अब वो ज़्यादा बोलने जाऊंगा तो कंट्रोवर्सी हो जाएगी। हाँ, ही वॉज अ पार्ट ऑफ दैट सिस्टम, तो ही मे बी नोइंग क्या हो रहा है क्या क्या नहीं होने हो रहा है। खिलाड़ी आदमी है भाई मोहित भाई हमारे। हाँ। हमारी आपकी भी बहुत, आज कितने साल आपको याद है हम कब मिले थे फर्स्ट टाइम? तो काफ़ी साल हो गए यार भाई साहब, 8-10 साल। मित्र बताइए, हमारे सबसे प्रिय मित्र, आपके भी शायद प्रिय हैं, अरे मेरे हमारे भी भाई हैं। अनुराग पांडे जी। जी, बिल्कुल। हम मिले अरे थे लॉकडाउन के टाइम, हम मिले थे हाँ, उस अनुराग समय। पांडे जी हमारे प्रिय भाई है, हमारे प्रतापगढ़ के। हाँ, ठीक है, व्यवसायी है। फिर उस समय हम कैजुअल मिले, फिर हम एक बार मिले जब टचवुड हमारी डेस्टिनी ऐसी थी कि मेरी भी मम्मी एक्सपायर की थी, जस्ट आपकी भी मम्मी एक्सपायर की। तो किसी अपने का खोने का क्या इफेक्ट हुआ लाइफ में, और माँ जैसी चीज़। बहुत सेंसिटिव विषय मेरे लिए। मतलब वो मुझे याद है आज भी कि कोविड का समय था और मेरे घर से मेरे भाई, छोटे भाई का फ़ोन आया कि भैया जल्दी आ जाओ। मैं और मेरे बीच वाला भाई हरीश, हम लोग पहुँचे वहाँ पर। तो मम्मी बहुत अलग अवस्था में थी। पर पहली बार जीवन में महसूस हुआ वैभव भाई कि कितना निर्बल हूँ मैं। मतलब पॉलिटिक्स में इतना नाम कमाने, इतना संबंध कमाने के बाद मुझे आज भी याद है, मैं देवेंद्र जी को मैसेज किया था कि सर ऐसा ऐसा मम्मी मेरी यहाँ पर एडमिट है। और वहाँ पर कॉट अवेलेबल नहीं थी, कॉट अवेलेबल करा के दी। ब्रिजेश पाठक जी हमारे जो उप मुख्यमंत्री, उन्होंने बहुत मदद की मेरी। हाँ, अभी हेल्थ मिनिस्टर है हाँ, वो। हाँ, हाँ, ठीक है। हमारे गुरु जी पवन त्रिपाठी जी, उनके बहुत संबंध थे, प्रेम शुक्ला जी के, वो सब लग गए मतलब कहते मेरे हैं, लिए। योगी जी तक संपर्क हुआ भाई साहब। लेकिन पावर, पैसा, इन्फ्लुएंस, ताकत, कोई भी चीज़ होनी को नहीं टाल सकता। सकता है, ये फैक्ट है। मैंने भी जो सेम आपके मैंने साथ अपनी जर्नी। माता को 7 दिन भुगतते हुए देखा है। और जो कंडीशन भगवान कभी न लाए बस। मतलब मम्मी के जाने से बाद एक अकेलापन तो महसूस होता ही है। दूसरा कि मम्मी के जाने के बाद से जो एक फैमिली बॉन्डिंग होती है ना, परिवार में जो चीज़ें होती है परिवार, वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, पर मम्मी परिवार को बांध के रखती थी। माम मतलब कनेक्टेड, वो माँ मुझे डैडी से कनेक्ट करके रखती थी, डैडी को मुझसे, मेरे भाई को मुझसे, मेरे दूसरे भाई को उससे। और वो एक डोर थी बीच में जो सबको हमको पता रहता था कौन कब क्या कर रहा है, क्या चल रहा है। मम्मी के मेरे अंदर एक अजीब सा पावर था। वो कभी नॉर्मल
2 दिन ना फ़ोन करे, पर जब जब मैं कभी तकलीफ में रहा ना तो मम्मी का फ़ोन बजना था और भैया ठीक हो, तो वो पता नहीं कैसे पता चलता था उनको। सेम सेम मेरे साथ भी ये जर्नी हुआ था। पता है सेकंड कोविड आपको बताया भी था, जिस समय हम बैठे थे काफ़ी डिस्कस हुआ था। मैंने भी उस समय उस दिन हम लोग रोए भी थे तो। हाँ, सीएमओ चीफ मेडिकल ऑफिसर को कॉल करके मेरे मित्र सीट भी दिलवा, मतलब उस समय ऑक्सीजन की इतना कमी थी, बट हमें रियलाइज हुआ कि ज़िंदगी में मतलब उस कोविड टाइम हमें, मतलब मैंने ये फील किया कि हमें बहुत स्ट्रांग बनाया। बहुत अपनों को खोया उस समय हमने। हमारे एक परिसर में रहते थे, तो वो कहते थे भैया, जब मेरी पोस्ट वगैरह चली गई थी एक आरोप की वजह से, तो वो लड्डू भारती नाम था उनका, तो बोलता था भैया बीजेपी की झंडा हम जब उठोगे जब पार्टी में फिर से मेरे भैया का पोस्ट मिले। मतलब उत्तर भारतीय था, टिपिकल मेरा कट्टर समर्थक था, उसको भी खो दिया हमने। उसके बाद मेरा पोस्ट आया, मम्मी भी मेरी बोलती थी भैया कब होगा, गलत इल्ज़ाम हो गया, ये वो सब चले, बहुत लोग चले गए, काफ़ी लोग। मिस देम, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, उनका आशीर्वाद हम पे बना रहे। इतना हेक्टिक लाइफ में ये सब चीज़ के बाद सबसे बड़ा स्ट्रेंथ क्या होता है कि हम ये मतलब दुनिया को भी, अच्छाई को भी हैंडल करें, गलत को भी हैंडल करें, दुनिया को भी हैंडल करें, प्रेशर भी। पेशेंस, सब्र। मैंने तो जीवन में ही सीखा है, सब्र करोगे तो जीवन में आगे बढ़ोगे। जो व्यक्ति आपको आंख उठा के देखने की हैसियत न रखता हो और जब आंख दिखाने लगे, तो भैया सब्र रखिए, समय खराब है। सब्र रखिए, तब शिव उसको वो चीज़ दिखाएंगे। शक्ति इसलिए देंगे। हम शिव लवर है। शिव मतलब शांति। यस, कुछ क्वेश्चन का आंसर शिव देते हैं। शिव मतलब तांडव भी है। हाँ, तांडव। जब मतलब हाँ, एक टाइम के बाद हमें लगे कि अब चीज़ें वर्कआउट एक्सेप्ट द बियॉन्ड द बाउंड्री जा रही है, फिर शिव तांडव। में सारी चीज़ें हैं। शिव को मान लिया, शिव को समझ लिया, आपके अंदर धैर्य भी आ जाएगा, आपके अंदर सहनशीलता भी आ जाएगी, आपके अंदर एक, अपने अंदर एक आत्मशक्ति भी आ जाएगी। जब से मैं बहुत ज़्यादा आस्तिक नहीं हूँ, नास्तिक भी नहीं था, लेकिन मैं कुछ दिनों से बहुत ज़्यादा अपने आप को शिव जी से रिलेट करता हूँ। तो आपने काफ़ी देखी होगी, मैं भले कुछ करूँ ना करूँ, लेकिन मेरी स्टोरीज भगवान की ज़रूर रहेगी। बट मैं इसमें बताऊंगा, स्टोरी डालने से भगवान खुश नहीं होते हैं। मैं भगवान उनको के खुश पास करने के लिए व्हाट्सअप डाल नहीं मैं है। उनको खुश करने के लिए डाल भी नहीं रहा भाई साहब, आप गलत फहमी में हैं। मैं अपनी शांति के लिए, अपने प्रसन्नता के लिए, कि मेरे को प्रसन्नता मिल रही इसलिए डाल रहा हूँ। मैं उनके किसी को दिखाने के लिए नहीं डाल रहा हूँ, मुझे खुद को खुशी मिल रही ना, इसलिए मैं हाँ, पोस्ट कर यही रहा हूँ। भैया, यही प्यार। जैसे मैं हूँ, मुझे मेरे कर्म से शिव आपके इनर सोल में होते हैं। इनर कर्म मतलब जब वो हिलेगा तब शिव तांडव करेंगे, समझे? नहीं तो रावण भी तो इतना पूजा करता था। कर्मा, फिर से आएगी कर्माओं की बात। कर्मा डिपेंड्स ना, आप कर्म क्या कर रहे थे। हाँ, रावण भी सबसे बड़ा पुजारी शिव जी के थे, पर कर्म क्या किया उन्होंने, हाँ, हाँ। तो उसका भुगतान तो करना पड़ेगा भाई साहब। चलिए गणेश भैया, थैंक यू सो मच, आपका इतना प्रीसियस, इतना अच्छा टाइम देने के लिए थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे बुलाया यहाँ पर और मुझे इतना मान सम्मान दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, आशा करता हूँ, मेरी शुभकामनाएं हैं कि आपका ये ट्रेंडी टॉपिक दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करे, बड़े बड़े स्टार्स यहाँ पर आएँ, धन्यवाद। सब आपको बहुत लाखों करोड़ों व्यूज़ मिले, मिलियंस ऑफ व्यूज़ मिले, आप एकदम तूफान की तरह आगे बढ़े। हर हर आप महादेव। लोग का प्यार रहेगा, भाई का प्यार रहेगा, लाइफ की जर्नी साथ रहेगी। तो बिल्कुल मैं बिल्कुल। जिंदगी में शिव से यही सीखा है, बस जर्नी को जियो, रिजल्ट तो शिव को पता है कि कहाँ पे 100%, कब आपको 100%। मिलना है।